हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, मैंने सीरीज शुरू किया है NCERT सभी परीक्षा का हल है। क्लास 6 विज्ञान साइंस का जो है पहला चैप्टर है भोजन यह कहाँ से आता है। मैंने मिस्टेक से जो है दूसरा चैप्टर को पहला चैप्टर बना दिया है, तो उसको जो है मैं एडिट कर दूंगा। और ये है पहला चैप्टर, तो इसमें हम लोग संपूर्ण व्याख्या सहित MCQs प्रश्नोत्तर भी देखेंगे। और UPSC, JPSC, BPSC, JSSC और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग इसको अवश्य देखिए, क्योंकि आपको NCERT पढ़ने में थोड़ा बोर लगता है, लेकिन इसको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में जो है NCERT से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 को। चैप्टर 1 है भोजन यह कहाँ से आता है। इसको देखते हैं हम लोग। आज आपने अपने घर में क्या खाया था, पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार के आहार लेते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं कि हम लोग जो भोजन करते हैं क्या प्रत्येक दिन एक ही प्रकार के भोजन करते हैं। तो पहला पॉइंट है विभिन्न खाद्य पदार्थ, जो है अलग अलग खाद्य पदार्थ यानी खाने वाले पदार्थ। क्रियाकलाप पहले देखते हैं हम लोग। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। तो विद्यार्थी का नाम लिख लीजिए और इसमें वह क्या दोस्त खाया है उसके बारे में आप बना सकते हैं। तो इसमें जो है आपको विभिन्न खाद्य पदार्थ के आपको दिया गया है तस्वीर, इसे देख लीजिए। आगे देखते हैं हम लोग। आपने अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं, जो चित्र में दिखाया गया है खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी है। पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। जैसे चावल हमको बनाना होता है तो पहले कच्चा चावल लेते हैं, उसमें जल मिलाते हैं, उसके बाद जो है उसको उबालते हैं तो चावल तैयार हो जाता है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाले, तेल आदि की आवश्यकता पड़ती है। तो इसे आप लोग समझ गए कि सब्जी बनाना हो तो कई प्रकार की कच्ची सब्जियों को जो है कट करके उसमें नमक मिलाते हैं, मसाले मिलाते हैं, तेल मिलाते हैं, उसके बाद जल वगैरह मिला करके उसको तैयार करते हैं। क्रियाकलाप 2 देखते हैं। सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को इस सूची पे जोड़िए। जैसे रोटी चपाती है तो किस चीज़ से बनता है। तो देखिए खाद्य व्यंजन जो है रोटी, इनमें जो कच्ची सामग्रियाँ चाहिए, आटा चाहिए और जल चाहिए। दाल बनाने के लिए कच्ची दाल, उसमें जल मिलाएंगे, नमक मिलाएंगे, तेल या घी, मसाले ये सब मिलाएंगे तो दाल तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम लोग। हमने क्या देखा, कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आता है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है 1.2 खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, मतलब ये कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। तो सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। चित्र में दिया गया है यह कहाँ से आता है। निश्चित रूप से पौधों से गेहूं और चावल का क्या स्रोत है। आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होता है। तो धान से जो है चावल प्राप्त होता है। तो गेहूं जो है, गेहूं और चावल ये खाद्य पदार्थ हैं। तो क्या चीज़ से प्राप्त होते हैं, तो पौधों से प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। क्रियाकलाप 3 को देखते हैं हम लोग। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसके
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे कि अन्न, सब्जी, इसके बाद तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। इसके आगे देखते हैं, जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा जांतव उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? तो दूध देने वाले जंतु कौन कौन हैं? तो गाय, भैंस, बकरी इत्यादि। नेक्स्ट देखते हैं, अब थोड़ा इसको देख लेते हैं। खाद्य व्यंजन संघटक जिससे वे बने हैं तथा उनके स्रोत। इडली किस चीज़ से बनता है? तो कच्ची सामग्री जो है, चावल चाहिए, उड़द की दाल चाहिए, नमक चाहिए, जल चाहिए। और यह जो प्राप्त होता है, चावल, उड़द की दाल, नमक, जल, ये सभी जो है चावल, उड़द की दाल, ये जो है पौधे से प्राप्त होते हैं। तो चिकन करी, चिकन जो है मुर्गी का मीट हो गया या मुर्गे का, मसाले, तेल, घी, जल, ये सभी जंतु से प्राप्त होते हैं। और तेल, घी जो है और मसाले, ये पौधे से प्राप्त होते हैं। पौधे और जंतु दोनों इसमें आ जाएगा, क्योंकि चिकन जो है जंतु से प्राप्त होता है और तेल, घी, मसाले, ये सभी, तेल जो है और मसाले ये आपके पौधे से प्राप्त होते हैं और घी जो है जंतु से प्राप्त होते हैं। खीर बनाना है तो दूध, चावल, चीनी चाहिए और ये जो है दूध जो है जंतु उत्पाद है और चावल जो है आपका पादप उत्पाद है, और चीनी भी, क्योंकि चीनी जो है ईख से बनता है, तो ये पादप उत्पाद हुआ। आगे देखते हैं, भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद, इसको देख लेते हैं हम लोग। भोजन के रूप में जो है पौधे के भाग हम लोग खाते हैं और जंतु उत्पाद भी खाते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियां वाले अनेक सब्जियां खाते हैं, कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं, कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। चित्र 1.4 में यहाँ जो दिया है, कभी आपने सीताफल यानी काशी फल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? इसका प्रयत्न कीजिए। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से जो है हमें तेल भी प्राप्त होता है और इसकी पत्तियां से जो है हम लोग साग बना करके भी खाते हैं। क्या आप केले के पौधों के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधों के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या अधिक भाग खाए जाते हैं? देखिए, ये जो है आपका सरसों का पौधा है। इस सरसों के पौधे में देखिए, यहाँ से देखिए आप, ये पुष्प है, यहाँ पर पुष्प है, फिर ये फल है यहाँ से, और तना है ये, फिर पत्ती है, ये प्ररोह तंत्र, यहाँ से यहाँ तक प्ररोह तंत्र कहलाएगा, कलिका है, इंटरनोड है, नोड है ये, और नीचे जो है आपका जड़ है। तो आप इसे देख लिए। आगे देखते हैं हम लोग, क्रियाकलाप को करते हैं। सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संघटकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधे के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। अब देखिए, पहली जानना चाहती है कि हमारे भोजन का पौधे और जंतु के अलावा भी कोई अन्य स्रोत है। देखिए, भोजन के रूप में जो है पौधे के भाग, कौन कौन भाग हम लोग खाते हैं पौधे के, तो इसमें देखते हैं। बैंगन का भरता, ये जो है बैंगन से बनता है, मिर्च मसाले के रूप में इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये फल होता है, दोनों, बैंगन भी फल है और मिर्च मसाले, ये सभी फल, अत्यधिक मात्रा में फल ही होते हैं। जैसे मिर्च है तो ये फल होगा। तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से ये बीज होते हैं। तो इस तरह से और भी आप सूची तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए, अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य हैं। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। तो जो भी पौधे को आप देखेंगे तो उसको टेस्ट करने का प्रयास न कीजिए, खाने का प्रयास न कीजिए। अगर खाएंगे तो कोई पॉइजनस पौधा भी होते हैं, विषैले पौधे होते हैं, आपको खतरनाक भी हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। क्रियाकलाप देखते हैं। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब जो है इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें, पात्र यानी बर्तन में डाल दें। 1 दिन के लिए छोड़ दें। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें।
उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना है? तो देखिए, इस तरह से जब करेंगे आप तो अंकुरित हो जाता है। जैसे चना है, पहले उसको जो है जल में रखेंगे तो फूल जाएगा। फूलने के बाद जो है उसको सूती कपड़े में जो है बांध कर लपेट कर 1 या 2 दिन रखेंगे तो ये अंकुरित बीज हो जाएगा, ये अंकुरित चना हो जाएगा। और ये जो है जो भी हो, उड़द को भी अंकुरित कर सकते हैं, ये चना हो गया। और भी साबुत मूंग को भी कर सकते हैं, मूंग, ये मूंग है। बीज से बाहर निकल आती है, यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए। चित्र में दिखाया गया है 1.5, 1.6 में। तो 1.6 में किस चीज़ का है? तो यहाँ देख लीजिए, चना एवं अंकुरित चना, ये जो है फुलाया हुआ चना है और ये अंकुरित चना है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े में ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? तो अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। तो इसको जो है आप भून करके भी अच्छी तरह से खा सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से आता है या कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन भिनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद यानी मीठे रस एकत्रित करती हैं। मधुमक्खियाँ जो है फूलों से मकरंद, जिसको मीठे रस कहते हैं, एकत्रित करती है, इकट्ठा करती है, इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है। जैसे कि चित्र 1.7 में दिखाया गया है। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ महीनों में ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियाँ जो है इस मकरंद का भंडारण कर लेती है। ये देखिए, मधुमक्खी का छत्ता है और ये रसीला छत्ता है। तो इस मकरंद को जो है भंडारण कर लेती है, इकट्ठा कर लेती है, ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, ये मधुमक्खियों का छत्ता में जो मधु यानी शहद प्राप्त होता है, ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है और इसके इस्तेमाल किया जाता है, कोई भी मरीज कर सकता है और ये बहुत ही स्वादिष्ट भी होते हैं। जंतु क्या खाते हैं? तो नेक्स्ट पॉइंट है, जंतु क्या खाते हैं, इसको देखते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। तो जो जानवर आप पालते हैं तो उसके बारे में पता है कि यह जंतु क्या क्या खाता है। तो अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली, छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? तो देखिए, यहाँ गिलहरी जो है, गिलहरी अखरोट खाते हुए, इसका फोटो है इसमें। अब हम लोग यहाँ से क्रियाकलाप 6 देखते हैं। सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं, उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जंतु और उनका भोजन। जीव का नाम। भैंस जो है क्या क्या खाती है? तो घास, खली, भूसा, अनाज, पत्तियाँ। बिल्ली क्या खाती है? छोटे जंतु को, पक्षी को दूध वगैरह। चूहा क्या खाता है? तो दूध वगैरह भी चूहा पी लेगा। उसके अलावे जो है बीज वगैरह किसी चीज़ का रहेगा तो कुतर के खा लेगा। शेर जो है मांस खाता है, बाघ भी मांस खाता है। मकड़ी जो है छोटे मकड़ी को खा लेता है। छिपकली छोटे कीड़े मकोड़ों को खाती है। गाय पत्ती वगैरह, घास वगैरह खाती है। खली, पुआल, ये सब खाती है। मनुष्य जो है क्या खाते हैं? तो इसके बारे में आपको मालूम ही होगा। मनुष्य जो है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है। तो ये जो है सर्वाहारी है। तो ये जो है आपको पौधों से प्राप्त वस्तुओं को भी खाता है और जंतु उत्पाद को भी खाता है। और तितली वगैरह देख लीजिए, कौवा, अन्य, ये सभी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे इसमें क्या है। तो क्रियाकलाप 7 देखते हैं हम लोग। फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए। इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। जो आपका ये दिया हुआ है 1.5 में, 1.5 कहाँ है आपका? ये फिगर जो है आपका देख लीजिए, सॉरी ये चार्ट है। 1.5 जो है जंतु और उनका भोजन। तो भैंस, बिल्ली, चूहा, शेर, बाघ, मकड़ी, छिपकली, गाय, मनुष्य, तितली, कौवा, अन्य, ये सभी है। इसको जो है 3 भागों में, इन्हें 3 भागों में विभाजित करेंगे। तो देखिए, पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं का नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं। तो जो पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं वे शाकाहारी जंतु होते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे भी हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं।
क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए। इनको जो है सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अब आप इन्हें सारणी 1.6 के अनुसार 3 अलग अलग वर्गों में लिखिए। तो सारणी 1.6 में जो है ये देखिए, ये है आपका गाय। तो गाय शाकाहारी है, शेर मांसाहारी, कौवा सर्वाहारी है। तो इसी तरह से जो शाकाहारी में बकरी भी हो जाएगी, भैंस भी हो जाएगी, और इसमें जो है आपका बाघ भी हो जाएगा, तेंदुआ भी हो जाएगा, और सर्वाहारी में मनुष्य भी हो जाएगा, बिल्ली भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। पहले जानना चाहती है कि सारणी 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो मनुष्य जो है आपका सर्वाहारी है। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। आगे देखते हैं। अब जो है यहाँ इस चैप्टर में जो है प्रमुख शब्द आया है। तो संघटक क्या चीज़ होता है? तो जैसे कि आप चावल पकाते हैं, तो चावल में क्या क्या संघटक होता है? तो कच्चा चावल होता है प्लस जल होता है, ये होता है। रोटी बनाना है तो रोटी में क्या संघटक होगा? तो संघटक होगा जो जैसे कि आटा हो गया प्लस जल हो गया, इसमें मिक्स करेंगे तो ये जो है जो चीज़ बनाते हैं मिक्स, जो वस्तु तैयार करते हैं, जो भी चीज़ खाद्य पदार्थ तैयार करेंगे और जिन जिन चीज़ों से मिलकर वो बनता है वही संघटक है। जैसे कि हमको रोटी पकाना है तो आटा, जल, ये सभी संघटक हो गया। सब्जी बनाना है तो कच्ची सब्जी, मसाले, तेल, जो भी चीज़ उसमें डालेंगे, नमक, तो ये सभी संघटक होगा। खाद्य का मतलब होगा खाने वाला चीज़। मकरंद जो है मधुमक्खी जो मीठे रस को इकट्ठा करती है, वही जो मीठा रस होता है मकरंद कहलाता है। अंकुरित बीज, आपने देखा कि बीज को जब फुलाते हैं, जल में रखते हैं, उसके बाद फिर जल से निकाल करके सूती कपड़े में लपेट देते हैं, तो 1-2 दिन के बाद जो है अंकुरित, उसमें से अंकुरन हो जाता है बीजों में। तो वही अंकुरित बीज हुआ। शाकाहारी समझ गए, जो पादप उत्पाद को खाता है, पेड़ पौधे को खाता है जो जीव, वो शाकाहारी होता है। मांसाहारी जो जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, यानी दूसरे जीव का मांस खाता है, उसे मांसाहारी कहते हैं। सर्वाहारी में जो है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हो, तो वह जीव जो है आपका शाकाहारी भी हो और मांसाहारी हो, अर्थात पौधे उत्पाद भी और जंतु उत्पाद दोनों खाते हैं, उसे सर्वाहारी कहते हैं। तो इसमें सारांश दिया है, भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। ये बात सही है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। हम लोग जो भोजन करते हैं तो कुछ जो है पौधे से प्राप्त होता है हमको, और कुछ जो है जंतु से प्राप्त होता है। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल दूसरे जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। आगे देखते हैं। अब जो है यहाँ हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? तो ये गलत बात है, क्योंकि जीव भी 3 प्रकार के होते हैं। कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, कोई सर्वाहारी है। तो एक प्रकार के तो भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। देखिए, मान लीजिए हम लोग सरसों लेते हैं। सरसों का जो है हम लोग सरसों का बीज जो होता है उससे हम लोग तेल निकालते हैं, और उसका साग हम लोग खाते हैं। पत्तियां को जो है साग के रूप में खाते हैं, और कहीं केले के फल को खाते हैं, और केले के फूल का पकौड़ा भी बनाया जाता है। और भी हो गया, जैसे बीज है आपका चना है तो ये बीज खाते हैं और उसका साग भी खाते हैं। तो बहुत सारा हो सकता है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब ये कॉलम देखिए, कॉलम 1, कॉलम 2, दूध, पनीर, घी। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो दूध, दही, पनीर, घी, ये सभी ये जो है जंतु उत्पाद है, जंतु से प्राप्त होता है। पालक, फूलगोभी, गाजर, ये जो है सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ ये दूसरे जंतुओं को खाते हैं, और शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। तो इस तरह से हो गया। देखते हैं, दिए गए शब्दों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बाघ एक है क्योंकि यह केवल मांस खाता है, तो बाघ जो है मांसाहारी है। फिर हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए इसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं इसको। तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। और फिर देखते हैं, जो डैश हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है। तो जो दूध हम लोग पीते हैं वो हमें या तो गाय से, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है। हमें चीनी से मिलता है, तो चीनी जो है गन्ना से मिलता है, ईख से मिलता है।
मित्रों, अब हम लोग इस चैप्टर से जो है कुछ MCQs क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ जानवरों से लिया जाता है? तो दूध, अंडा, मांस, उपरोक्त सभी, ये सभी जो है हम लोगों को जानवरों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ पौधों से लिया जाता है? तो अनाज, फल, सब्जियां, ये सभी जो है पौधों से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है, कद्दू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो कद्दू का जो है फूल खाया जाता है। इसमें जो है फल ऑप्शन नहीं दिया है, ऐसे फूल में ही टिक करेंगे और फूल भी उसका खाया जाता है। मधुमक्खियाँ पौधे के किस भाग से शहद प्राप्त करती है? तो पुष्प से शहद प्राप्त करती है, यानी फूल से। नेक्स्ट है, कद्दू का कौन सा भाग खाया जाता है? ये हो गया मधुमक्खियाँ। ये भी क्वेश्चन हो गया, वे जानवर जो दूसरे जानवर को खाते हैं कहलाते हैं? तो मांसाहारी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वे जानवर जो पौधे और जानवर दोनों को खाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे सर्वाहारी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। वे जंतु जो केवल पौधे खाते हैं वो तो शाकाहारी हो गए। इसको देख लिए, शेर एक है तो शेर एक मांसाहारी है। आगे देखते हैं हम लोग, कुत्ता एक है तो कुत्ता जो है मांस भी खाता है और पादप उत्पाद भी खाता है, तो ये सर्वाहारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें चीनी कहाँ से प्राप्त होता है? तो हमें चीनी जो है गन्ना से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोता क्या खाता है? तो तोता जो है पौधा उत्पाद खाता है, यानी तोता जो है शाकाहारी है। निम्नलिखित में से कौन हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है? तो पौधा और जानवर, ये दोनों जो है हम लोगों के लिए भोजन के स्रोत हैं। तो मित्रों, आज जो है ये चैप्टर भोजन यह कहाँ से आता है, ये चैप्टर जो है आज समाप्त होता है। और मैंने चैप्टर 2 को पहले ही करा दिया हूँ और ये चैप्टर 1 है। तो चैप्टर 3 अब हम लोग देखेंगे। और आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और अपने 5-5 मित्रों तक शेयर कीजिए। और ये NCERT का जो मैंने सीरीज़ चलाया है, आप लोग इसको ज़रूर देखिए। मुझे लगता है कि ये देखने में थोड़ा लोगों को बोर सा महसूस होता है, लेकिन नहीं, आपको NCERT पढ़ना ही पड़ेगा। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो NCERT को देखना ही पड़ेगा। तो आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग खुद से देखिए और नोट्स बनाइए। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।